नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का जो टॉपिक है उससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अगर आप अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर्स को देखेंगे तो कुछ प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। इस वीडियो में मैंने जैव विविधता या पर्यावरण एनवायरनमेंट इनसे संबंधित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटोकॉल हुए हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने की कोशिश की है। इसका जो मेन बेसिस है, जब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो उसमें आप एक नाम देखेंगे, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये IUCN का पूरा नाम है। इस टॉपिक को देखते हुए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। और मेन जो प्रॉब्लम है, कई बार स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि IUCN UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका हिस्सा है या इसका ऑर्गन है, इसका अंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। IUCN अलग है और UNO अलग है। तो इस बात को पूरी क्लियरिटी से समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, देखने के बाद आपको खुद ब खुद लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, UNO के बारे में। देखिए, UNO, UNO का पूरा नाम आप सब जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNO। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO या संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी बातें आपको याद रखनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं। इसमें पहली और महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि इस UNO की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1945, 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और इसमें कितने देशों को सम्मिलित किया गया है? अब तक इसमें 193 इतने देशों को सम्मिलित कर लिया गया। देखिए, दूसरी बात, इस UNO का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क। देखिए, UNO का पूरा नाम, इसकी स्थापना कब हुई, अब तक इसमें कितने देशों को, कंट्रीज को सम्मिलित किया गया है, 193। और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इस UNO का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है इसको बनाने का, वो आपको याद रखना है। और वो है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। ये इसका उद्देश्य है, UNO की स्थापना। तो UNO के बारे में इतनी जानकारी आपको अच्छे से याद रखनी है। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता वाले टॉपिक में इसकी क्या भूमिका है, क्या महत्वता है, वो भी देखेंगे, लेकिन इतना तो आपको याद रखना है। देख लीजिए, चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं UNO की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इस UNO का ही
एक पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है या इस यूएनओ का ही हिस्सा है, अंग है, जो पॉलिसीज बनाता है, उसका नाम है यूएनजीए। देखिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली क्या है? यूएनओ का ही हिस्सा है, जो पॉलिसी मेकिंग में योगदान या कंट्रीब्यूट करता है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये देखिए, यूएनजीए। यूएनओ मैंने आपको बताया, उसके बाद यूएनजीए बताया। यूएनओ का पूरा नाम, यूएनजीए का पूरा नाम, यूएनओ का ही एक हिस्सा है, एक ऑर्गन है। कौन? यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। देखिए, आगे देखते हैं। ये जो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये पर्यावरण विकास के लिए, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए क्या करती है? कॉन्फ्रेंस करती है। देखिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यूएनओ का ही एक पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, क्या करती है? एनवायरमेंट या पर्यावरण विकास के लिए बड़े स्तर पर कॉन्फ्रेंस करती है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है पर्यावरण विकास के लिए, ये प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। देखिए, तो क्या याद रखेंगे? यूएनजीए एनवायरमेंट डेवलपमेंट के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में बड़े स्तर पर कॉन्फ्रेंस करती है। और इसकी शुरुआत कौन से ईयर में हुई? 1972। अगला 10वां साल 1982, फिर अगला 1992, नेक्स्ट 2002, नेक्स्ट 2012 और नेक्स्ट 2022। प्रत्येक 10वें साल में या प्रत्येक 10 साल में पर्यावरणीय विकास के लिए यूएनजीए बड़े स्तर पर कॉन्फ्रेंस करता है। और 1972 में, 1982 में, 1992 में, इनमें कहां कहां कॉन्फ्रेंसेज हुई, उसका भी याद रखना है। तो देखिए, लोकेशन भी आपको याद रखनी है। 1972 में कहां हुई? स्टॉकहोम में। देखिए, 1982 में कहां हुई? नैरोबी में। 1992 में कहां हुई? रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो। 2002 में कहां हुई? जोहान्सबर्ग। 2012 में कहां हुई? फिर से रियो डी जेनेरो। और 2022 में कहां हुई? नैरोबी में। देखिए, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है।
इसी की ही एक पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है यूएनजीए। ये एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में बड़े स्तर पर कॉन्फ्रेंसेस करती है। 1972 में यह कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में हुई, 1982 में नैरोबी में हुई, 1992 में रियो डी जेनेरो में हुई, 2002 में जोहान्सबर्ग, 2012 में फिर से रियो डी जेनेरो और 2022 में फिर से नैरोबी। ये सभी जो स्थान है वो किन किन देशों से संबंधित है वो भी देख लीजिए। स्टेक होम जो है वो कहां से संबंधित है? स्वीडन से। नैरोबी कहां से है? केन्या से। रियो डी जेनेरो कहां से है? ब्राजील से। जोहान्सबर्ग कहां से है? दक्षिणी अफ्रीका से। और रियो डी जेनेरो फिर से कहां है? ब्राजील। और नैरोबी फिर से कहां लिखना है? केन्या। कौन से देश से संबंधित है वो भी याद रखना है। अब ये जो स्थान है, ये जो वर्ष है, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको याद में रखना है। कौन कौन से हैं देखिए। पहला, ये जो हुआ इसको किस नाम से जाना जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। 1992 वाले को फर्स्ट अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट अर्थ समिट। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। देखिए, और 2012 में फिर से जो रियो डी जेनेरो में हुआ, इसको कहा जाता है सेकंड अर्थ समिट। सेकंड अर्थ समिट मतलब दूसरा या द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो इनकी डेट, इनका स्थान आपको याद रखना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में सन 1992 में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2012 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ। ये डेट, ये देश, इनके जो शहर है, राजधानियां हैं वो, और ये 3 स्टॉकहोम सम्मेलन, फर्स्ट अर्थ समिट और सेकंड अर्थ समिट, ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देख लीजिए। चलिए, अब ये जो प्रत्येक 10 वर्ष में कॉन्फ्रेंसेज हुई है, इनसे कुछ आउटकम्स निकले हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स निकले हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इससे संबंधित बातें निकली है और उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ उसके बारे में। कहां हुआ? एक बार फिर से लिख रहा हूं, स्टॉकहोम, और ये स्वीडन की राजधानी। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस से जो महत्वपूर्ण बात निकली और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको याद रखनी है, और वो है एक कार्यक्रम यूनेप। और यूनेप का क्या पूरा नाम है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। देखिए,
UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ये कार्यक्रम। पूरा नाम इसका हिंदी में भी लिख देता हूं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम, यूनेप। ये कौन सी कॉन्फ्रेंस का आउटकम है? 1972 की कॉन्फ्रेंस का। देखिए, और इस यूनेप बनाने का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? पर्यावरण की देखभाल। देखिए, यूनेप का पूरा नाम, कौन से कॉन्फ्रेंस का आउटकम है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, इसकी एक फिक्स डेट भी है, और वो डेट है 5 जून 1972। कहने का मतलब 5 जून 1972 को ही यूनेप कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल या नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम चलाया गया। इसलिए इस तारीख को, इस डेट को याद रखने के लिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। तारीख भी आपको याद रहेगी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये 5 जून तारीख इसके संबंधित है, वो है स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972, और इसी सम्मेलन का आउटकम है यूनेप। इसलिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत 5 जून 1972 को जो कार्यक्रम हुआ, उसको याद रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देख लीजिए, तो यहां से अब तक आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट याद हुए? यूएनओ, यूएनजीए, प्रत्येक 10 वर्ष की कॉन्फ्रेंस, उनके देश, शहर और उनके स्पेशल नाम, स्टॉकहोम सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन सेकंड। और उसके बाद हमने बात की है, पहला जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, उसका आउटकम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब कह सकते हैं? 5 जून 1972 को। इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अगली जो कॉन्फ्रेंस हुई, वो आप जानते हैं 1982 में नैरोबी में हुई। और नैरोबी कहां से संबंधित है? केन्या से। देखिए, प्रत्येक 10 वर्ष में एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, उनसे जो आउटकम्स है, क्या चीजें निकल के आई है, वो आपको याद रखना है। इस 1982 की जो कॉन्फ्रेंस हुई नैरोबी में, इससे 3 चीजें आपको याद रखनी है। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 वर्ष आपको याद रखने। देखिए, ये जो मैं ईयर बता रहा हूं, साल बता रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने। देखिए, क्लियर है बात? पहला क्या है? 1985, 1987, 1989 और 2016। 2016 को अभी अपन साइड में रखते हैं। 1982 की जो कॉन्फ्रेंस हुई,
उससे क्या आउटकम्स निकल के आए। इस 1982 की कॉन्फ्रेंस में ओजोन परत के क्षय या ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात की गई कि ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, यूवीबी जो रेडिएशन है वो पृथ्वी पर आ रही है जिसकी वजह से लोगों को कैंसर हो सकती है। तो इस ओजोन परत के नुकसान को बचाने के लिए 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ, वियना संधि, वियना कन्वेंशन। इसमें बताया गया कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको कम करना चाहिए। और ये रासायनिक पदार्थ कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए CFCs, सभी देशों को यह बोला गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनमें कमी लाई जाए। ये एक सिंपल कन्वेंशन था, वियना कन्वेंशन, वियना संधि के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर है? इसमें किसी देश को बाउंड नहीं किया गया, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। इसलिए बाउंड करने के लिए कि सभी देशों को ऐसा करना ही है, 1987 में एक जगह है कनाडा, वहां से एक प्रोटोकॉल पारित हुआ जिसको कहा जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित कब हुआ? 1987 में। लेकिन ये लागू कब हुआ? 1989। तो इन दो सन से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। देख लीजिए 1985 में वियना कन्वेंशन हुई, ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात हुई और इससे संबंधित जो रूल्स रेगुलेशन बने वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कनाडा से संबंधित है। और ये तारीख जो है वो 16 सितंबर 1987। ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी चाहिए। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित हुआ। इस तारीख को याद रखने के लिए ही 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे। देखिए ये भी आपको याद रखना। और ये लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1989। तो ये तो सिंपल सी बात है, 16 सितंबर 1987 आपको याद रखना है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना है। वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये दोनों कौन सी कॉन्फ्रेंस के आउटकम है? नैरोबी केन्या में जो 1982 में हुई। इस प्रोटोकॉल में भी क्या हुआ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कम करना है और इसकी जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को बढ़ावा देना है, क्योंकि ये ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन से देश से संबंधित है? कनाडा से। 16 सितंबर 1987 को यह पारित हुआ और इसी तारीख को याद रखते हुए वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इसमें क्या हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो ओजोन डिप्लेशन करते हैं, ओजोन अपक्षय करते हैं, उनकी मात्रा को कम करना है। उनकी जगह सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को बढ़ावा देना है। फिर मैंने 2016 इसीलिए लिखा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूरी तरह ओजोन परत से संबंधित था। उस समय इस प्रोटोकॉल में कहा गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को कम करना है कैसे भी करके, ताकि ओजोन परत को नुकसान कम हो, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को बढ़ावा देना है। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट्स या
इसको बढ़ावा देने के बाद पता लगा कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इस प्रोटोकॉल में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को बढ़ावा दिया, ओजोन परत को तो नुकसान नहीं पहुंचाते लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव ये उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ एक तरीके से। तो 2016 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ समझ गए आप? कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स इसको भी कम करना है। क्यों? क्योंकि ये ओजोन डिप्लेशन तो नहीं करते लेकिन इनकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। तो ये जो संशोधन कहां हुआ? 2016 में किगाली में। इसलिए इसको किगाली अमेंडमेंट कहते हैं, किगाली संशोधन। एक देश है रवांडा, इस रवांडा की राजधानी है किगाली। यहां पर किगाली अमेंडमेंट हुआ। कौन से प्रोटोकॉल में? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। और इसमें कहा गया कि 2045 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को क्या कर दिया जाएगा? इनका उपयोग समाप्त कर दिया जाएगा। इनका बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, इनका कोई और प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है: वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट। और 2085, 87 और 2016। 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन हुआ। HFCs ओजोन अपक्षय तो नहीं करते लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करके, और इस संशोधन को क्या नाम दिया गया? किगाली अमेंडमेंट, किगाली संशोधन। ये एक देश है रवांडा, वहां की राजधानी है। ईयर याद रखना है, चीजें याद रखनी है। तो 2016 का आउटकम यहां से नहीं है लेकिन ये किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, जो मैंने यहीं पढ़ा दिया है। देख लीजिए, आराम से समझिए। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस, जो है 1992। कौन सी जगह पर हुई? रियो डी जेनेरो में। और ये कहां से संबंधित है? ब्राजील से। और फिर से लिख रहा हूं, इसको क्या कहा गया? फर्स्ट अर्थ समिट कहा गया। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। देखिए, ब्राजील 1992 में। इस कॉन्फ्रेंस से जो आउटकम्स निकले वो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए कौन कौन सी है, फिर सबके बारे में एक एक बात करेंगे। पहला है कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी। पहला, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण। बायोडाइवर्सिटी को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे बचाया जाए, ये भी इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया और इसके बारे में सोचा गया। दूसरा है UNFCCC। देखिए,
क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और तीसरा जो आउटकम है यहां से निकला है वो आपने सुना होगा, एजेंडा 21, एजेंडा 21। 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में फर्स्ट अर्थ समिट हुआ। इसमें 3 आउटकम्स निकले जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है, इस कॉन्फ्रेंस में जैव विविधता संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर बात हुई। दूसरा है यूएनएफसीसी सीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और तीसरा है एजेंडा 21। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एजेंडा 21 अगर आप कहीं पर भी सर्च करेंगे पूरी डिटेल इसकी आ जाएगी। यूएनजीए की कॉन्फ्रेंस में एजेंडा 21 में क्या बात हुई, मेन जो टॉपिक रहा इसमें वो है सतत पोषणीय विकास। ये एक शब्द याद रख लीजिए आप, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीय विकास को ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 पूरी तरह फोकस्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। हम एक जनरेशन है, एक सदी में हम जी रहे हैं। हमारी ये पूरी जिम्मेदारी है कि हम नेचर से संबंधित जो रिसोर्सेज है, जो स्रोत है, उनका संरक्षण करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उपयोगी हो सके। एजेंडा 21 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है। वर्तमान में आपको पानी बचाना है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी रह सके, सुरक्षित रह सके। आप जिस जनरेशन में हैं उसके क्या दायित्व है एनवायरनमेंट के लिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका इस्तेमाल कर सकें। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा और यही एजेंडा 21 है। अब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, एक सीबीडी और दूसरा है यूएनएफ सीसीसी या ट्रिपल सी। क्लियर है? देख लीजिए। आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, ये भी कौन सी कॉन्फ्रेंस से 1992 की। इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहली और महत्वपूर्ण बात जैव विविधता संरक्षण से वो है 29 दिसंबर 1993, 1993। देखिए, और इस सन या इस दिन को, ये जो 29 दिसंबर है, इसको अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया।
ध्यान से देखना भाई, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। 1992 में कॉन्फ्रेंस हुई, जैव विविधता के संरक्षण की बात हुई। 29 दिसंबर 1993 को जैव विविधता के संरक्षण और प्रकृति को धन्यवाद देने के संबंध में एक जैव विविधता दिवस मनाया जाए, और इसकी तारीख घोषित हुई 29 दिसंबर 2002 में। दिसंबर 2002 में या दिसंबर 2000 में, दो नहीं सॉरी 2000 में इस 29 दिसंबर की जगह 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे घोषित किया गया। देखिए, अब एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो बेवजह कंफ्यूज नहीं होना है कि 29 दिसंबर लिखें या 22 मई लिखें। अभी आपको इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के बारे में बात की जाए तो बिना कुछ सोचे आपको सीधा 22 मई लिखना है। ये तो मैंने इसकी हिस्ट्री बताई है ताकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बातें कौन सी समिट से निकल के आई है, कौन सी कॉन्फ्रेंस का आउटकम है, वो आपको याद रहे। 29 दिसंबर 1993 को 29 दिसंबर को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे घोषित हुआ, लेकिन बाद में दिसंबर 2000 में इसे 29 दिसंबर की जगह 22 मई को मनाया जाने लगा। अब एग्जाम में 4 ऑप्शन से आपको पूछा जाए तो इस पे कंफ्यूज नहीं हो, आपको सीधा याद रखना है। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में यह पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाएगा, ये कब घोषित हुआ, तो दिसंबर 2000 में। क्लियर है? इससे पहले ये कब मनाया जाता था? 29 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 29 दिसंबर 1993 में किससे रिलेटेड 1992 की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसी के आउटकम के तहत जैव विविधता पर बात हुई और जैव विविधता दिवस मनाया जाने लगा, जिसको बाद में बदल के 22 मई कर दिया गया। देख लीजिए, तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में जानकारी क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। आगे जो अपना महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है UNFCCC। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के बारे में यूएनओ की कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई वो है ये UNFCCC अंतरराष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल ट्रीटी है एक तरीके से। क्या है ये? इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में मोस्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात होगी। तो UNFCCC इसके बारे में आपको याद रखना है। और अगर ईयर की बात की जाए तो यह है 1994, 1994। क्लियर है? UNFCCC का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। और किससे रिगार्डिंग है? क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग, ये तो इसकी फुल फॉर्म में पता ही है। और इस UNFCCC से ही एक और चीज निकल के सामने आई
और वो है जो आपको याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल किस देश से संबंधित है? जापान से। और ईयर आपको याद रखना है 1997। देख लीजिए। और क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना है, रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट। कैसे भी करके ग्रीन हाउस गैसों का यूज कम से कम करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो। यही किसमें बोला गया? जापान से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, जो किसके तहत है? UNFCCC के तहत। और ये कहां से निकला है? या ब्राजील में जो फर्स्ट अर्थ समिट हुई उससे निकला है। क्योटो प्रोटोकॉल भी आपको याद रखना है। और इंडिया ने इस क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन, इस क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर अगस्त 2002 में किए। देखिए, एक तो आपको ये याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर डिप्लेशन से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब? 1987 में। और क्योटो प्रोटोकॉल कब? 1997 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में और क्योटो प्रोटोकॉल जापान में। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है। कैसे भी करके ग्रीन हाउस गैसेस के यूज को कम से कम करना है, ये इस प्रोटोकॉल में बात हुई। और ये प्रोटोकॉल किसके तहत ये प्रोटोकॉल पारित हुआ? वो है UNFCCC। एक इंटरनेशनल संधि हुई कि सभी देश ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम से कम रखने का प्रयास करेंगे। और वही है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर है? देख लीजिए।